नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की तमाम खबरों के साथ और बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में फेरबदल और अब 15 फरवरी को कैबिनेट की ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास में कैबिनेट की ये बैठक होगी। आपको बता दें कि पहले 10 फरवरी को सचिवालय में ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है और पोस्टपोन करके अब 15 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक को लेकर के ये फेरबदल इस वक्त किया गया है। पहले ये बैठक सचिवालय में 10 फरवरी को होनी थी, लेकिन अभी इसका दिन बदल दिया गया है और जगह भी बदल दी गई है। अब और अगली खबर देहरादून से। दिल्ली का सफर अब एक बार फिर से महंगा हो चुका है। परिवहन निगम की बसों में 16% तक किराया बढ़ाया गया है। 13 रूटों पर किराए में 5 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। साधारण बसों का किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। आपको बता दें, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, कोटद्वार का सफर जो है अब महंगा हो गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़, रामनगर, टनकपुर से भी दिल्ली का सफर महंगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का किराया प्रति किलोमीटर 25 पैसे बढ़ने के बाद में अब उत्तराखंड की भी यूपी से होकर गुजरने वाली बसों का किराया बढ़ गया है। परिवहन निगम ने मंगलवार से 13 ऐसे रूटों पर किराए में 5 पैसे से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू कर दी। और वहीं देहरादून से दिल्ली रूट पर साधारण बसों का किराया 5 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। वहीं देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, रामनगर, टनकपुर से दिल्ली का सफर भी महंगा हो गया है। देहरादून से रुड़की, हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़ की बसें भी यूपी के क्षेत्रों से गुजरती हैं, इसलिए इन रूटों पर भी किराए में कुछ बढ़ोतरी हुई है। और अगली खबर है हरिद्वार से, जहां पर बैरागी कैंप में एक गड्ढे की खुदाई में सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली दवाओं का पूरा जखीरा मिला है। शिकायत मिली तो जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम ने जेसीबी से गड्ढा खोदवाकर भारी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम और आयरन की दवाएं बरामद की। बरामद दवाओं में एक्सपायरी और कुछ की वैलिडिटी अभी बाकी है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को जांच कर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी एसीएमओ के नेतृत्व में गड्ढे में दवाएं दबाने की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। मैं मौके पर आके मैंने यहाँ पे चेक किया तो जो दवाएं यहाँ पे पाई गई हैं वो मोस्टली विटामिन की, आयरन, विटामिन सी है, और जिसमें 1-2 दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं। बाकी 2-3 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी कि अभी एक्सपायरी नहीं हुई है। ये विषय थोड़ा सा जो है गलत है। इस तरीके से जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है डैम किया गया है, और जो कि जनता के हित में जानी चाहिए थी, उन्हें बिकनी चाहिए थी। बट जो जांच का विषय ये है कि ये दवाइयाँ सारी गवर्नमेंट सप्लाई की हैं, तो सीएमओ साहब को मेरे द्वारा एक जांच के द्वारा एक लेटर उन्हें प्रस्तुत करके ये सारी जानकारी दी जाएगी कि किस हॉस्पिटल में ये बैच की दवाइयाँ उनके द्वारा सप्लाई की गई थी। तत्पश्चात ही पता चल पाएगा कि किसने और किस हॉस्पिटल से ये दवाएँ यहाँ पर डैम की और क्यों की गई है। मेडिकल टीम प्लस ड्रग इंस्पेक्टर और पॉल्यूशन टीम को मौके में भेजा गया है। और क्योंकि कुछ मेडिसिन एक्सपायरी नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ होना चाहिए था, और कुछ मेडिसिन अगर एक्सपायरी भी थी तो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल का एक जो नियम है, क्योंकि भगवानपुर में उसका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है। जो नहीं किया गया है तो उसमें एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए गए हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट को। तो जो भी चीज़ें रहेगी एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का अब लोक सेवा आयोग हरिद्वार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पेपर लीक केस में 2 अनुभाग अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद युवाओं की मांग है कि लोक सेवा आयोग की पहले विस्तृत जांच की जाए, इसके बाद ही कोई परीक्षा कराई जाए। राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में बड़ी संख्या में युवा जमा हुए और लोक सेवा आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सीबीआई जांच की मांग की। वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि यूकेपीएससी के 2 अनुभाग अधिकारी अरेस्ट हो गए हैं, पर एग्जाम कंट्रोलर लोक सेवा आयोग में अभी भी तैनात है और परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं।
क्या एक और परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का इंतजार किया जा रहा है? राज्य सरकार हस्तक्षेप करे और सीधे सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी जाए। उत्तराखंड में नौकरियों में धांधली की शिकायत पर लगातार कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार के अपने दावे हैं, पर आज गांधी पार्क में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार संगठन के लोग जुटे हैं। बहुत बड़ी संख्या में युवा अभ्यर्थी आए हैं। इनकी नाराजगी अब संघ लोक सेवा आयोग से है कि दो अनुभाग अधिकारी अरेस्ट हो गए और एग्जाम कंट्रोलर अभी भी कुर्सी पर हैं। बॉबी पवार जो अध्यक्ष हैं इसके, उनसे बातचीत करते हैं। बॉबी जी, क्या नाराजगी है? सरकार हो, एसटीएफ हो, एसआईटी हो, ये तो कार्रवाई कर रही है। देखिए, कार्रवाई करने में नियत साफ होनी चाहिए। कैसी कार्रवाई कर रही है? आपके 2 अनुभाग अधिकारी जेल के अंदर है। उनके ऊपर जो एग्जाम कंट्रोलर था वो मजे से 12 को परीक्षा करवाएंगे। वो परीक्षा करवाने में लगे हुए हैं। जब डबल लॉक में आपके पेपर रखे होते हैं, क्वेश्चन बैंक रखे होते हैं, तो जब दोनों चाबियां लगी तभी तो डबल लॉक खुलेगा। एक चाबी अनुभाग अधिकारी के पास तो दूसरी चाबी एग्जाम कंट्रोलर के पास होती है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब ये 2022 में शुरुआत दौर में कुछ परीक्षाएं हुई, उनके क्वेश्चन बैंक जो बाहर हुए थे वो आपके यूपी के कई क्षेत्रों से बरामद किए। और यहाँ पर अभी 23 में कुछ परीक्षाएं हुई, पटवारी के क्वेश्चन बैंक बाहर थे, और इसके बीच इतनी परीक्षाएं हुई, हम समझ सकते हैं कि सबके क्वेश्चन बैंक बाहर होंगे। अपर पीसीएस में आपने सील नहीं लगाई थी, जिससे डीएसपी और वो एसडीएम बनाने हैं, और ऊपर लिखते हो कि अंदर जो रखी हुई मार्कशीट है उसको यहाँ से बाहर निकाले। जब सील नहीं है कहीं से भी निकाल लो। तो ये तरीका है। आयोग ने पटवारी के पेपर में सील करा है, ग्रुप सी का है, क्योंकि पहले इसका क्वेश्चन बैंक बाहर कर दिया, फिर सील। इसका क्वेश्चन बैंक बाहर नहीं था, इसके बाद में फोटो खींचकर फायदा पहुंचाया गया लोगों को, इसमें ओएमआर भरकर फायदा पहुंचाया गया। अब युवा चाहते हैं कि ये पहले जांच अच्छी तरीके से हो जाए। अगर अन्य प्रदेशों में एक भर्ती परीक्षा की गड़बड़ी में सीबीआई आ सकती है, उत्तराखंड में तो जहां भी हाथ डालो वहां गड़बड़ियां हो रही है। सीबीआई आनी चाहिए। उन ब्लैक लिस्ट बच्चों को करना चाहिए जो ऐसे उसमें इन्वॉल्व थे। वो क्वेश्चन बैंक जो बाहर थे उनको पब्लिश करना चाहिए। तमाम सवाल है। अगर मुख्यमंत्री जी वास्तव में सच्चे उत्तराखंड के हितैषी है, आइए इन युवाओं की बात सुनिए और इनको न्याय दीजिए। तो क्या आपको लगता है जो कुछ दिनों में होने वाला पटवारी का पेपर है, जो लोक सेवा आयोग दावा कर रहा है कि सुरक्षित है, क्या उसमें भी आप लोगों को शक है? क्या सुरक्षित? एग्जाम कंट्रोलर वही है, पूरी टीम वही है, तो कैसे सुरक्षित हो सकता है? और अगर 12 को करवा भी दिया, अगर 13-14 में कोई गिरफ्तारी हो जाती है, क्या तीसरे बार पटवारी का पेपर करवाओगे? क्या ये सरकार खर्चा दे रही है युवाओं को? आप कह रहे हैं परिवहन फ्री है। कितनी परिवहन आपके पास, कितनी स्ट्रेंथ है? अगर सारी बसें भी लगा दी, 19,000 बच्चा केवल एक दिन में जा सकता है आपके परिवहन में। 2.5 लाख 3 लाख बच्चों का पेपर है। क्या किसका ये बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो? हम चाहते हैं पहले अच्छे से जांच करवा दिए, कहीं ये पेपर देने के चक्कर में प्रैक्टिस सेट देना ना हो जाए। क्योंकि अगर बाद में गिरफ्तारी हुई पटवारी के पेपर के बाद आयोग से, तो निश्चित रूप से तीसरे बार पेपर करवाना पड़ेगा। तो इतना खर्चा नहीं है यहाँ के युवाओं के पास, इतना पैसा नहीं है। इसलिए पहले सभी जो परीक्षाएं स्थगित करके पहले अच्छे से जांच करवाएं, उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ कर जाए। नकल रोधी जो कानून है उसको लाया जाए, उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ हो। बॉबी पवार थे जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि जब 2 अनुभाग अधिकारी अरेस्ट हैं तो एग्जाम कंट्रोलर कैसे मौके पर तैनात हैं, और इस बात की क्या गारंटी है कि उनकी पुरानी टीम होने वाले पेपर लीक नहीं कराएगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप, जन न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं देहरादून में बीएड और 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया और धरने पर बैठे। प्रशिक्षितों की मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं ये प्रशिक्षित, और राजधानी में बीएड और डीएलएड प्रशिक्षितों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। धन सिंह रावत के आवास के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को फिर से शुरू करने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हम लोग जो है बीएड और डीएलएड प्रशिक्षित हैं, जो विगत काफ़ी लंबे समय से विभाग तथा सरकार से निरंतर अनुरोध कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया लंबित करी हुई है इन्होंने उसको पुनः शुरू किया जाए। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब इन्होंने शुरू नहीं किया है, तो आज हमें मजबूरन यहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री आवास पर धरना।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली से संबंधित उपभोक्ताओं की समस्याओं की सुनवाई के लिए जगह जगह कैंप लगाए। उसी क्रम में इसी रोज ऊर्जा भवन में लगाए गए कैंप में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शिरकत की और उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम के दौरान राधा रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण नीति के तहत सभी जगह विद्युत की समस्याओं को लेकर कैंप लगाए गए हैं, जिससे कि आम जनता की जो भी समस्या है उनका तुरंत समाधान किया जाए। इस अवसर पर यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्या सुलझाने के लिए उत्तराखंड के सभी जिलों में लगभग 500 कैंप लगाए गए हैं, जिसमें कि सभी की समस्याओं को सुना जाएगा और उसका त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। देखिए, हम लोग हमारी टीम और हमारे जो अधिकारी हैं आप लोगों के सहयोग से काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। दौरान पिछले 2 साल पहले हमारा जहां लॉस 577 करोड़ हुआ करता था, पिछले साल 1.51 करोड़, और इस बार हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाएगा, ऑडिटेड के अनऑडिटेड के तौर पर देखा जाए तो 3 लाख रुपए प्रॉफिट में आए हैं। और हमारी नेशनल रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है। साथ साथ हम लोग हिमालयी राज्यों में सर्विस मैटर्स में फर्स्ट आए हैं। जैसा कि कल भी हम लोग अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में जो मीटिंग हो रही थी उसमें बात आई है। हम लोगों को एप्रिसिएशन, भारत सरकार ने एप्रिसिएशन दिया है कि यूपीसीएल या ऊर्जा विभाग ऑफ उत्तराखंड ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, उसके लिए उनको बधाई हो। ये जो शिविर लगे हैं इनका आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि हमारा बिल सही नहीं आ रहा है, या हमें लो वोल्टेज है, या हमें तार शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पे आप ऐसे कैंप लगवाइए जहाँ पे जो जनता के लोग हैं जिनकी शिकायत है वो आसानी से आ सकें और अपनी बात कह सकें। उसी उद्देश्य से ये कैंप लगे हैं। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अभी से गंभीर नजर आ रहा है। यात्रा प्रारंभ होने की तारीख घोषित होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने नगर निगम परिसर में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मौके पर पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग के कई लापरवाहियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तो अप्रैल से शुरू हो रही है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस बार आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी पंजीकरण की योजना है। यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों और परिवहन से जुड़े संगठनों के साथ ही बैठक की। बैठक में चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। इस बार चारधाम यात्रा अन्य सालों की अपेक्षा 12 दिन पहले शुरू हो रही है और इसलिए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। साथ ही माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा हो सकती है, इसलिए यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा पर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार से खास बातचीत की न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। जा रही है और कल ऋषिकेश में एक महत्वपूर्ण बैठक गढ़वाल मंडल के सभी अधिकारियों की संपन्न हुई। उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बीते वर्ष 46 लाख यात्री आए और कई व्यवस्थाएं छोटी पड़ गईं, मौतें बहुत हुई हार्ट अटैक से। इस बार आप लोग कितना सतर्क हैं, क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं? वर्ष 2023 की चारधाम यात्रा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी। 3 धामों में कपाट खुलने की तिथि निश्चित हो चुकी है और केदारनाथ जी में अभी घोषित होनी है। लेकिन यात्रा को लेकर जो पहली बैठक है, कल हमने सभी जिलाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है कि जो भी व्यवस्थाएं की जानी हैं वो 31 मार्च तक सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर जाएं और उसके बाद ट्रायल आदि किए जाएंगे। तो यात्रा विगत वर्ष 46 लाख से अधिक यात्री यात्रा सीज़न में आए थे और इस वर्ष भी संभावना यह है कि उससे अधिक यात्री आने की संभावना है। तो उसी के दृष्टिगत समुचित व्यवस्थाएं जो हमने विगत वर्ष जो चुनौतियां थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने का प्रयास इस वर्ष किया है ताकि बहुत सुरक्षित और सुचारू रूप से यात्रा चले।
सर, इस बार यात्रा में एक सबसे बड़ा जो विषय है वो जोशीमठ भी है। जोशीमठ बद्रीनाथ जी का मुख्य मार्ग भी है और वहां अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया है कि जिन भवनों में दरार आई है उनको हटाया जाएगा या एनडीएमए की बैठक के बाद जो परिणाम आएगा उस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। लेकिन बद्रीनाथ यात्रा में जोशीमठ क्षेत्र को आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि वो महत्वपूर्ण पड़ाव है? जोशीमठ बद्रीनाथ जी के जो यात्रा है उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ हम निरंतर संपर्क में हैं। जहाँ तक यात्रा का प्रश्न है, जो आवासीय सुविधाएं हैं वो जोशीमठ में कम नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अभी लगभग 200 हमारे जो रूम्स हैं वो प्रभावित हुए हैं जो यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके अतिरिक्त काफ़ी संख्या में वहाँ पर होटल्स और धर्मशालाएं और कमरे उपलब्ध हैं, तो आवासीय सुविधा कम नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मार्ग जो जोशीमठ से निकलने वाला है उस पर एक दो जगह कठिनाई है। बीआरओ के अधिकारी उस पर लगे हैं और शीघ्र ही उसको सुदृढ़ करके तैयार कर लिया जाएगा। जहाँ तक अन्य निर्णय लेने हैं जोशीमठ के विषय में, वो एनडीएमए की बैठक है और उच्च स्तर पर कार्रवाई गतिमान है, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकेगा। सर, चारधाम यात्रा में बीते वर्ष हमने देखा शिकायतें स्वास्थ्य सेवाओं में कमी की तो थी ही, साथ ही वाहनों के मनमाने किराए, होटल आदि के मनमाने किराए और सबसे ज़्यादा शिकायत हेली सर्विसेज की थी कि टिकट का कोई रेट नहीं है और जिसको हेली कंपनी ज़्यादा पैसे ले लेती है पहले, उसे पहले अवसर दे देती है। जिस आदमी का टिकट होता है उसे बाद को, या कई दफ़ा ऐसी भी शिकायत आई कि उसका अगले दिन नंबर आया। और इससे कहीं ना कहीं राज्य सरकार की, राज्य की छवि भी प्रभावित होती है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है पवित्र तीर्थ यात्रा में। तो सर, इसको निपटने के लिए आप लोग कितना तैयार हैं या क्या नए इंतजामों की जरूरत है? मैं बताना चाहूँगा कि इस बार जो हवाई सेवाएं हैं उसका जो पंजीकरण है पहले GMVN द्वारा किया जाता था, जिसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही थी। तो इस वर्ष यूकाडा द्वारा निर्णय लिया गया है कि पंजीकरण IRCT द्वारा किया जाएगा, जो रेलवे की एक बड़ी संस्था है। वो अपने पोर्टल के माध्यम से या अपने एप्लीकेशन के माध्यम से पंजीकरण करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो कठिनाई इस बार नहीं आएगी। उसके अलावा जो हमारा यात्रियों का पंजीकरण का ऐप है, उसमें भी एक सुविधा हम ये दे रहे हैं कि उसमें ये दर्शाना होगा कि किस माध्यम से यात्री यात्रा कर रहा है, परिवहन का माध्यम क्या है। तो उससे हमें ये ज्ञात होगा कि उन्हें वेटिंग करने की आवश्यकता है या उसी दिन वो दर्शन कर सकते हैं। तो वो एक टाइम गैप उसी हिसाब से उनके लिए इस बार ये सुविधा पंजीकरण में भी रखी गई है। इसके अलावा जो शिकायतें आ रही हैं, उस कल हमारे मंडल के IG भी थे और पुलिस अधीक्षक भी थे। कुछ फर्जी वेबसाइट्स आदि भी संचालित हो जाती हैं, तो उस पर पुलिस विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर इस बार जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे चारधाम यात्रा चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट हो या अन्य जो प्रोजेक्ट हों, बीते वर्ष हमने देखा मलबा आदि आने से भी यात्रा बाधित हुई थी। तो क्या इस बार इसकी कोई पूर्व से तैयारी की जा रही है, पूर्व से फिगर मांगे जा रहे हैं PWD से, NH से या BRO से, या मौके पर ही इसके निस्तारण की कोई तरकीब आप लोग लगा रहे हैं? क्योंकि यात्रा वर्षाकालीन सीज़न में भी चलती है, तो कई जगह सड़कों पर मार्ग बाधित होने की कठिनाई भी आती है। और जो चारधाम सर्व ऋतु मार्ग पर कार्य चल रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी BRO का कार्य जो बद्रीनाथ जी का एक्सेस है उस पर 2 पैचेस में चल रहा है, जो अभी चलेगा इस सीज़न में भी। लेकिन NHIDCL द्वारा 7 पुल पर कार्य चल रहा था निर्माण का, उसमें 5 पूर्ण कर चुके हैं और बाकी जो 2 बचे हुए पुल हैं वो 15 अप्रैल तक वो उसको पूरा कर लेंगे। तो जो कार्य चलने की कठिनाई है रास्ते में वो काफ़ी कम हो जाएगी, मार्ग सभी सुचारू हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर बड़ी भूस्खलन के ऐसे क्षेत्र हैं, संभावित क्षेत्र हैं, उस पर समुचित संसाधन रखने के लिए सभी विभागों को, चाहे PWD हो, चाहे NHI हो, चाहे NHIDCL हो, चाहे BRO हो, सबको निर्देशित किया है कि पर्याप्त संसाधन वहाँ पर रखेंगे और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के संपर्क में रहेंगे। मार्ग बाधित होता है तो उसको तत्काल खोलने की कार्रवाई की जाएगी।
तो आप थे कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार, जिन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें की हैं। इस बार जो यात्री हेली सर्विसेज के लिए अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, वो यूकाडा की बजाय IRCTC का इस्तेमाल करेंगे, जो कि रेलवे की एक आधिकारिक साइट भी है और जिससे अन्य बुकिंग्स भी होती हैं। दूसरा, यात्रा मार्ग में यात्रा बाधित न होने पाए, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और विभाग अपनी तैयारी करेंगे। प्रयास ये भी किया जा रहा है कि दूसरे प्रदेशों या विदेशों से आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा के मोड की जानकारी देनी होगी, जैसे वो किस माध्यम से यात्रा कर रहे हैं और धाम में वो किस तरीके से ऊपर यात्रा करने जाएंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं उत्तराखंड में श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र की अनुमति के बाद राज्य सरकार प्रदेश के 7 पर्वतीय जिलों में ESI हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी खोलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए श्रम विभाग ने योजना को अंतिम रूप देना भी शुरू कर दिया है और वित्त विभाग की भी इसके लिए अनुमति मिल चुकी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और पौड़ी में जल्द ही ESI अस्पताल और डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। केंद्र से भी इसकी अनुमति मिल चुकी है। ESI की जो डिस्पेंसरीज हैं, जिसमें श्रमिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाता है, तो ये हमारे पास केवल 6 जनपदों में अभी वर्तमान में अवेलेबल है। जो शेष 7 जनपदों में भी हम ESI की डिस्पेंसरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए वित्त विभाग की सहमति हमें प्राप्त हो चुकी है। इसमें जो फंडिंग पैटर्न होगा, ये भारत सरकार 87.5% फंडिंग देगा, हमें केवल 12.5% फंडिंग स्टेट की तरफ से होगी। तो बहुत जल्दी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ESI की जो डिस्पेंसरीज हैं, जिसमें नैनीताल पहुंची विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर रितु खंडूरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है और उसी तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की की राह पर चल रहा है। स्पीकर ने कहा कि इस बार विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित होना है, जिससे अच्छा चलने की उम्मीद है। सत्र हमारा जो होना है वो गैरसैंण में इस बार सुनिश्चित है और मुझे लगता है कि एक अच्छा सेशन वहाँ पे चलेगा, जहाँ सारे माननीय विधायक अपनी बात पटल पर रख पाएंगे, अपने क्षेत्रों के समस्याओं को रख पाएंगे। और आपने जैसे देखा, जो भारत का बजट आया है वो विकासशील बजट है। इस अमृत काल में एक बढ़िया बजट दिया है, जिसमें हर वर्ग को, हर क्षेत्र को उसमें छुआ है। तो मुझे लगता है कि विकास और जो हमारे लोग हैं उनके फायदे का बजट सरकार पेश करेगी। सरकार भी इस समय बहुत ही प्रयास कर रही है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को अब नौकरियों पर रखें। परीक्षाओं के जो तरीके हैं उनमें बदलाव आए, इस तरह से हम परीक्षाएं लें ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहें और बच्चों का भविष्य जो है। नई टिहरी के बोराड़ी में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति का जिला प्रभारी तथा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली, सह प्रभारी रमेश चौहान और जिलाध्यक्ष ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारी मौजूद रहे। जिला कार्य समिति में कई राजनीतिक प्रस्तावों पर मंथन किया जाएगा और इन प्रस्तावों को सरकार को भेजा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और जिले के प्रभारी मंत्री कार्य समिति में शिरकत करेंगे। जिला कार्य समिति हमारी रूटीन वर्क में रहता है। जैसे ही हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, उसके बाद तुरंत हमारी प्रदेश कार्य समिति हुई और प्रदेश कार्य समिति के बाद अब हमारी आज टिहरी की जिला कार्य समिति की बैठक और पदाधिकारियों की बैठक आज होने जा रही है। आज से ये 2 दिवसीय बैठक प्रारंभ हो गई है। इसके बाद जो है हमारे 25 मंडल हैं, उन 25 मंडलों में भी मंडल स्तर की जो है बैठकें इसके बाद होंगी। इसमें जो हमारे राजनीतिक प्रस्ताव हैं, उन राजनीतिक प्रस्तावों पर जो मोहर है इसी जिला कार्य समिति में लगेगा। सरकार क्या क्या और अच्छे काम कर सकती है, ये जिला कार्य समिति में जो हमारी 6 विधानसभाएं हैं, इसमें जो प्रस्ताव निकल कर आएंगे उन तक हम सरकार तक पहुंचाएंगे। वहीं देहरादून के नवनियुक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने गरीबों के इलाज को अपनी प्राथमिकता बताया। बता दें कि पहाड़ी जिलों के साथ साथ देहरादून जिला भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते सीएमओ देहरादून कहा कि हम लगातार इस पर गंभीर हैं और जल्द ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा ताकि समय पर सही इलाज सभी को मिल पाए।
खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।